वेलकम फ्रेंड, युक्ति या इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 2 सितंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर और व्यूअर हैं, चैनल को जरूर अपने मित्र और सर्किल जो है आप लोगों के सभी को सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ लाइक और कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव देना न भूलें ताकि हम लोग इम्प्रूव होकर और भी चीज़ें कर सके। कुछ नए नए सुझाव आ रहे हैं, उस पर जल्द काम किया जाएगा। जैसे एक सुझाव आया है कि इसका पीडीएफ आप लोगों को जो की नोट्स होता है उसको पीडीएफ के रूप में देने के लिए, तो उस पर जल्द प्रयास हो रहा है। आपको यूपीएससी का जब मेंस हो जाएगा उसके बाद आप लोग के सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप लोगों को पेपर कटिंग जो होगा, इसका मान लीजिए ये पेपर कटिंग है वो भी, और प्लस इसके जो की नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको एक पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को दोनों साथ में करके दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में आप लोगों को वो न्यूज़ उपयोगी बना रहे और बेहतर तरीके से आप लोग काम कर सके। इसी प्रकार आप लोग सुझाव, नए नए सुझाव दे सकते हैं और सुझाव देने में कोई हिस्टेशन नहीं रखिए। जब तक सुझाव नहीं आएंगे उस अनुसार काम नहीं होता है, क्योंकि जैसा डिमांड आप लोग करेंगे सप्लाई यहाँ वैसा होता जाएगा और जो उपयोगी सुझाव होंगे वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स होता है सेक्शन, उसमें बहुत से लिंक दिए हुए हैं। आप लोगों को ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या ऐप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। युक्ति आई आप लोगों को क्या सेवाएं प्रोवाइड कर, यूपीएससी प्लस पीसीएस स्तर पर कौन कौन से टेस्ट फ्री है, ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के कितने टेस्ट अवेलेबल हैं, कितने रुपए में, बहुत लो प्राइस में आपको 399 में 2000 टेस्ट अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा 399 में 2000 टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से संबंधित जो टेलीग्राम है वो भी इस पर अवेलेबल है। तो आप लोग दिए गए सभी लिंक का उपयोग कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए लगातार कुछ महीनों से, कुछ दिन से या 15 अगस्त से माने तो जो हमारे देश की मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा बार बार यह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो आप यह मान के चलिए आने वाले समय में इससे पीटी, मेंस और इंटरव्यू में लगातार प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो आपको यह यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है और 4 है, 2 के पेपर में पारदर्शिता और जवाबदेहिता नामक एक टॉपिक होगा नाम से, और एक पेपर 2 में भ्रष्टाचार एथिक्स के टॉपिक में होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2 टॉपिक इससे रिलेटेड हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी के पार्ट में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ टॉपिक को कवर करता है और एसए में भी यह टॉपिक कवर करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा आप लोग। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको पूछा जा सकता है। और पीसीएस जो देते हैं, जैसे यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, झारखंड और भी ऐसा जो भी हिंदी स्टेट पीसीएस है, तो उसमें जो जिस पार्ट में आप लोगों को ये टॉपिक कवर करता है वहाँ से ये इस न्यूज़ को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर कुछ कहा गया है, राजनीतिक कारक हो सकता है या एक पक्षीय हो सकता है, या जो इनका जो आशय लगाएगा वो 100% सही भी हो सकता है। इस पर हम लोग विचार न करके इसके बहुल पक्ष पर विचार करेंगे कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जब भी कार्रवाई की जाती है राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है। तो देखिए ध्यान, ये कहीं हद तक सही भी है। जब भी भ्रष्टाचार पर कोई सरकार काम करना चाहती है, वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, राजनीति का ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाता है, सभी गठजोड़ होने लगते हैं। यह कहीं ना कहीं एक तथ्य उभर कर सामने आता है। जो भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक समूह खुले तौर पर एकजुट होने लग सकते हैं। देखिए यह प्रश्न आपको डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले मेंस में आप लोग से
यह जो लाइन आपको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यह भ्रष्टाचार जो भारत में है उसका मूल रूप यह देखने को मिलता है कि जब भी भ्रष्टाचार के कदम उठाए जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां जो होती हैं या उसके संदर्भ में जो भी अभी सेंटर में या स्टेट में पार्टियां, उसके विरोध की जो पार्टियां होती है, उससे रिलेटेड जो भी लोग जुड़े होते हैं भ्रष्ट लोगों से, तो वो राष्ट्रीय ध्रुवीकरण करना शुरू करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं। और यह अमूमन देखने को मिला है। तो यह लाइन आपको डायरेक्ट प्रश्न में पूछ सकता है कि क्या जब भी क्या भ्रष्टाचार के जो साधन अपनाए जाते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसके विपरीत राजनीतिक ध्रुवीकरण क्यों इतना प्रभावी दिखता है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किया जा सकता है। तो इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कल जो प्रधानमंत्री जो गए हुए थे एर्नाकुलम जिले में, जो कलाडी गांव है कि महान संत जो दार्शनिक है आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान पर गए हुए थे, वहीं से यह बात की गई है। कल वहां पर उन्होंने उद्घाटन भी कुछ किया है। तो इससे रिलेटेड आपको पीटी फैक्ट तो रहेगा ही, पर मेंस में हम लोग बात करेंगे। भ्रष्टाचार लगातार चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड बहुत से महत्वपूर्ण की पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे। एक सुझाव यह भी आया है कि जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ तो इसे नहीं करना है, तो कोशिश करूँगा कि कम से कम हो, पर जब मटेरियल को जब बताया जाता है तो उसमें अनायास हाथ चला ही जाता है। पर कोशिश करूँगा कि इस प्रकार के जो किया जा रहा है कार्य उसको कम किया जाए और आपको जितना सहूलियत हो वो दिया जा सके। तो देखिए भ्रष्टाचार क्या है, सबसे पहले आप लोग को ये जानना है। तो देश में भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है। इस समस्या की जड़ देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे। तो याद रखिएगा, यह टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। केवल हम भ्रष्टाचार का आकलन आर्थिक आधार पर न लगाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में खोजी या महसूस की जा सकती है। सभी स्तरों पर यह प्रभावी है। प्रायः भ्रष्टाचार को हम प्रशासनिक और आर्थिक समस्या या भ्रष्टाचार के रूप में देखते हैं। जब भी हम भ्रष्टाचार का हम लोग विचार करेंगे तो सीधा क्या होता है आचरण, उससे लगता है कि कोई व्यक्ति घूस लिया होगा या तो कोई व्यक्ति अनैतिक रूप से धन का संग्रह किया होगा या कर चोरी किया होगा। तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में यही होता है, आर्थिक या प्रशासनिक रूप से भ्रष्टाचार को इंगित करता है, परंतु इसका सामाजिक पहलू अपेक्षाकृत विस्तृत है, अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज इसका जो प्रभाव है समाज में कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं को छीन भिन करता है। राजनीतिक जो गठजोड़ है, राजनीतिक क्रियाकलाप है, उसको प्रभावित करता है और खासकर प्रशासनिक और जो आर्थिक ढांचा उससे तो प्रभावित करता ही है। इसके जो सामाजिक पहलू है ज़्यादा अपेक्षाकृत विस्तृत है। एक मनोवृत्ति जन्म लेती है कि मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, अधिक धन संपत्ति, आय संपत्ति अर्जित करता है, तो उसके साथ साथ वाई व्यक्ति भी इससे प्रभावित होता है कि इस प्रकार के कार्य गतिविधि करना, और वो इन किन प्राकृतिक जो प्रवृत्तियों को अपनाता है और कहीं नहीं सामाजिक पहलू को छीन भिन करता है। यह महत्वपूर्ण पक्ष देखने को मिलता है इसका। नेक्स्ट है, यह उस प्रवृत्ति को जन्म देता है। ध्यान रखिए जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष या समूह को कोड ऑफ एथिक्स, याद रखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, यह दोनों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिए, कोड ऑफ एथिक्स जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो थ्योरी होता है, कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि को छीन भिन कर देता है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, भ्रष्टाचार के जो कारक है, भ्रष्टाचार के रूप है, वो कहीं ना कहीं एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो नियम कानून है उसको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है समाज के प्रति, संगठन के प्रति और सामाजिक विभिन्न संस्थाओं के प्रति, उस सभी को छीन भिन कर देता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है प्रशासनिक भ्रष्टाचार का, या भ्रष्टाचार को यह मूलतः हम लोग जो मानते हैं, जिसे प्रायः हम लोग प्रशासनिक भ्रष्टाचार ही कहते हैं। अब भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण आप लोग जान लीजिए, क्या महत्वपूर्ण कारण। देखिए इससे भी अतिरिक्त कारण हो सकते हैं, पर मुख्यतः ये कारण जो नीचे लिखे गए वो अमूमन सभी के नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा। यह महत्वपूर्ण कारक है, जैसे आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण साधन के रूप में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिलना।
हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो व्यक्ति अधिक सबल होता है धन से, उसे ही समाज में अधिक मान्यता दी जाती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्तियों में उन्हें रास्ता मिलता है तो यह स्थान प्राप्त करना चाहता है, जो एक्स को जो स्थान प्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए वो कार्य करता है। और कहीं ना कहीं हम समाज में इसे मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। यही सबसे बड़ा मूल कारण है भ्रष्टाचार के मानकों में वृद्धि होने का। नेक्स्ट है नैतिक और अनैतिक किसी भी तरह के अपने समकक्षों से आगे निकल जाने की इच्छा। जो हमारे समकक्ष है, एक्स वाई कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी भी फील्ड में, वो प्रशासनिक फील्ड में कार्य कर रहा है या अपने निजी क्षेत्र में कर रहा है या कोई भी संस्थाओं में काम कर रहा है, वहाँ पर यह मनोवृत्ति देखने को मिलता है क्या कि हम एक्स से ऊपर निकल जाएं, ताकि जो हमारा समाज में, सोसाइटी में जो स्थान है वृहद रूप से देखने को मिले। नेक्स्ट है उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल करना। देखिए, जितना अधिक हम लोग जीवन स्तर में सुधार करने की कल्पना करते हैं उसमें आर्थिक प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन प्राकृतिक रास्तों को, भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल कर उस उच्चतर आय को प्राप्त करना चाहते, ताकि हम लोग का उच्चतर जीवन स्तर बना रहे। तो यह भी एक विलासिता का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं यह प्रभावित करता है भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार को करने के लिए। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव है। कानून की जटिलता की आड़ में उपयोगी जो भ्रष्टाचारी उपायों को अपनाने में आसानी होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो भी कानून है उसमें बहुत कुछ न कुछ जटिलताएं हैं, वो समय के साथ पूरी नहीं होती, तीव्र निष्पादन नहीं होता है मामलों कारण, जिसके कारण यह एक बाईपास इन लोगों को मिल जाता है, समय सीमा मिल जाता है, जिसके आधार पर ये लोग अपने कृत्य को कहीं न कहीं मॉडरेट करते हैं और पुनः उसी रूप से कार्य करता। देखिए, आज तक ऐसा मामला नहीं आया है कि जो भ्रष्ट आचरण कर रहा उसके प्रति नज़ीर पेश करने वाला मामला संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा। नज़ीर कहने का मतलब है ऐसा दंड उसे देना कि आने वाले उनके जो भी रिलेटेड पर्सन हो, उस व्यक्ति विशेष से, एक्स व्यक्ति से रिलेटेड पर्सन व्यक्ति हो, आने के बाद वो प्रशासन में आया, निजी क्षेत्र में आया, कहीं भी किसी रूप से कार्य करे, एक्स व्यक्ति से संबंधित कोई भी उसका व्यक्ति हो, जैसे ABCD कोई भी हो, तो वो डरे इस काम को करने से पहले कि मैं भ्रष्ट आचरण करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं इस रूप से भी प्रभाव झेलना पड़ सकता है। तो यह जब भी यह अन्य मामलों में देखा गया है कि जब भी एक्स व्यक्ति पकड़ा जाता है भ्रष्ट आचरण के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के आरोप में, तो ABCD उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, पुत्र पुत्री हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या उससे संबंधित रिश्तेदार हो सकते हैं, ABCD में कोई भी हो सकता है। वो अगले स्तर पर और बेहतर तरीके से नियोजित होकर इस भ्रष्ट आचरण को करते हुए पाए गए हैं और उनसे भी बड़े घोटालेबाज के रूप में ऊपर कर सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नज़ीर पेश नहीं हुआ आज तक, इसीलिए यह समस्या निरंतर बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद यह महत्वपूर्ण मामला होता है। साथ ही में देखिए, भ्रष्टाचार के मुकदमों को दीवानी प्रवृत्ति होना, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दीवानी का प्रवृत्ति होना और लंबे समय तक चलना अर्थात लंबित रहना, यह भी महत्वपूर्ण कारक है कि जो मामले आते हैं उसका दीवानी प्रकृति होता है। केवल कुछ वर्षों तक इन्हें सजाएं दी जाती है और साथ में या तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, यह मात्र भ्रष्टाचार के मामलों में देखने को मिला है। और जो विवाद होता है, मामला होता है, वो लंबे समय तक चलता है। तो यह भी एक ड्रॉबैक है इसका, इसके कारण यह इसका भ्रष्टाचार पनपने का मुख्य कारण माना जाता है। साक्ष्यों के अभाव में भ्रष्टाचारियों को छूट जाना, आसानी से अग्रिम जमानत मिल जाता है। तो यह भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारक है भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पर पहले काम करना होगा। जो भी नीतियां हैं, निर्धारक तत्व हैं, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। और भ्रष्ट जो प्रवृत्ति है, जो सभी स्तरों पर
वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, सभी स्तरों पर सुधार करने का बात है। केवल हम एक प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो वो केवल एक तरफा एक दिशीय होगा या एक दिशा में होगा। अन्य जो भ्रष्टाचार के अर्थ हैं वो कहीं न कहीं बने रहेंगे, और जो प्रधानमंत्री या अन्य जो संगठन है उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं एक तरफा ही बना रह जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, अब हम लोग जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में ही भ्रष्टाचार को इंगित करते हैं तो इससे संबंधित बहुत से कानून हैं, नियम हैं, प्रमुख संस्थाएं बनाई गई है, प्रमुख पहल की गई है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम में, मेंस में आप लोगों से प्रश्न पूछेगा। अब मुझसे इंटरव्यू में यहाँ से पूछा भी गया था कि आपका सीनियर अगर भ्रष्ट आचरण कर रहा है तो आपके पास क्या विकल्प होंगे जो आप उठा सकते हैं। तो मुझसे यह इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैं उसके संदर्भ में जो चीज़ें यहाँ लिखा हूँ वही चीज़ वहाँ पर भी मैंने उन सभी तथ्यों को बोला था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने के प्रमुख संस्थान है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्तरीय 3 प्रमुख संस्थान, जैसे लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो 1964 के दरमियान बना था, और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI है, महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त बहुत से है, IB भी है, इस प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहीं ना कहीं काम करती है बिहाफ में। तो महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं 3 ही है, वो आपको इस रूप से देखती है। और स्टेट लेवल पर फोर्स का गठन किया जाता है, टास्क फोर्स का भी गठन किया जाता है। याद रखिएगा, टास्क फोर्स, किसी मामले को जांच करने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जाता है। और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कुछ संगठनों का भी, हर स्टेट में अलग अलग संगठन होते हैं, वो भी काम करते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर 3 ही है, ध्यान रखिएगा। अब भारत में भ्रष्टाचार रोकने हेतु महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से किया गया था, याद रखिएगा। ये सब आप लोग के आंसर राइटिंग में होना चाहिए। आप लोग अपना डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा महत्वपूर्ण पहल, उसके बाद सारे का जिसका नाम है वो लिख सकते हैं। इस तरह आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 और केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956 है। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना 1964 में, उससे संबंधित जो भी गतिविधि है इस पर कितनी बार चर्चा CBC के संदर्भ में की जा चुकी है, लास्ट वीडियो में किया गया है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा जाके। अब बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 और सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण जो किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण पहल है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सूचना का अधिकार जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी कहीं ना कहीं 2005 भ्रष्टाचार रोकने का एक महत्वपूर्ण पहल है। व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 जो उजागर करते हैं इस प्रकार के आचरित व्यक्तियों का पर्दाफाश करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 2014 का एक्ट भी महत्वपूर्ण है। सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण DBT जो योजना है, कहीं ना कहीं सरकारी लेन देन जो होता है विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के बीच और लाभार्थियों के बीच, जो पहले हुआ करता था भ्रष्टाचार, वो कहीं ना कहीं समाप्त करने में महत्वपूर्ण अदा किया है। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होता है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, यह भी महत्वपूर्ण है, पहल किया गया था। विमुद्रीकरण और डिजिटल मनी को प्रोत्साहन किया गया। देखिएगा, विमुद्रीकरण किया गया था जब नोटबंदी की गई थी, साथ ही साथ डिजिटल मनी जो हम लोग भीम पे या UPI या किसी प्रकार के वॉलेट का इस्तेमाल करते, मनी वॉलेट का, तो यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के स्तर को भी कम करता है। इसके आंकड़े सरकार के पास होते हैं, बैंकों के पास होते हैं, तो किसी प्रकार के बड़े लेन देन के संबंध में सरकार या जो संबंधित बैंक है नज़र बनाए रखती है। और देखिए, सभी आधार कार्ड से जुड़े होते हैं, तो यह जो भ्रष्टाचार होता है इससे रिलेटेड तो रोका जा सकता है। बहुत काफ़ी हद तक इसमें देखने को भी इसका असर देखने को मिला है। नेक्स्ट है लेखा परीक्षण और लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो 1988 है, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018, यह भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को रोकने का महत्वपूर्ण पहल है। गवर्नमेंट मार्केट GEM, देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है,
पहल है सरकार की, जो सार्वजनिक जो भारत सरकार या राज्य स्तर की जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उसके इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी सामानों को खरीदने का, और इसमें हाल में बहुत ही प्रगति किया है और मानक तय किया है। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, इसका उपयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। कहीं न कहीं यह भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्य कर रहा है, और जो भी भ्रष्टाचार होते थे ऑफ द रिकॉर्ड वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखिए बहुत विस्तृत, भ्रष्टाचार एक विस्तृत टॉपिक है, इसे यह इस कदर लोगों के खून में फैला हुआ है जिसको ग्लूकोज जो होता है ना के स्तर पर भी अलग नहीं किया जा सकता, खून के अलग अलग पार्टिकल के रूप में भी अलग नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे इसमें आपको नए एंटीडोट डालने होंगे जो पहल किया जा रहा है उस रूप में, और लोगों की प्रवृत्ति बदलने में सामाजिक बहिष्कार, प्रशासनिक बहिष्कार करने की प्रवृत्ति जब तक डेवलप होगी तभी जाके यह भ्रष्टाचार का स्तर कम होगा या समाप्त होगा धीरे धीरे, और यह चिरस्थायी चलता आ रहा है। देखिए जब तक हम नैतिक रूप से सबल नहीं होंगे, नैतिक रूप से जवाबदेह नहीं होंगे, मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य को जब तक हम लोग वरीयता नहीं देंगे, तब तक हम इन सब मुद्दों पर शून्य जो टारगेट होता है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी व्यक्ति विशेष हैं जो सुनते हैं या जो इनको पढ़ते हैं वो जो कर्तव्य है उसके प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, तब तक वो इन सब मुद्दों पर जो भी चीज़ें हैं बस हम लोग ये सब किताबों में पढ़ते हैं कि धीरे धीरे जो रिपोर्ट देखिए इतना योजना पहल किया गया है, कहीं ना कहीं फिर भी जो वर्तमान में 2022 तक देखिए कब से 56 से ही योजनाओं का कार्य हो रहा है, 54 से ही 56 से ही देखिए आज़ादी के जस्ट बाद से ही इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम हो रहा है। और 2022 स्थिति ऐसी है, यानी गिनत जो कार्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या है आपको यह करने की ज़रूरत है। सरकार को इन मुद्दों पर, जो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर कार्य करने की ज़रूरत है। इससे मैं रिलेटेड टैग भी किया है पीएमओ ऑफिस को, ट्वीट भी किया है। तो ये भी देखने की बात है कि आप लोग भी इस तरीके का मांग कर सकते हैं, आपको लगता है तो ज़रूर कीजिए। भ्रष्टाचार के रोकने हेतु महत्वपूर्ण वैश्विक पहल। देखिए भारत में तो पहल होता ही, यह भ्रष्टाचार जो मामला है वैश्विक भी है, विश्व के स्तर पर विभिन्न देशों में भी है। आर्थिक जब लेन देन होता है, दो राष्ट्र, मान लीजिए IMF किसी को दे रहा है, विश्व बैंक किसी को पैसा दे रहा है, तो उस देश में अगर भ्रष्टाचार है तो जो उपयोगी धन है उसका समुचित प्रयोग नहीं हो सकेगा, और जो संस्थाओं का उद्देश्य होता है, सार्वभौमिक उद्देश्य है, वैश्विक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। इसके लिए भी वैश्विक संगठन भी चिंता व्यक्त करता है। उसी से रिलेटेड देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन नामक एक पहल की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है ने वर्ष 2003 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2003 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट करप्शन का प्रस्ताव को पारित किया था। तो यह महत्वपूर्ण पहल था। दूसरा, जिसके तहत इस प्रकार के उजागर करना और जो संबंधित कार्य गतिविधि करना है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय UNODC की स्थापना वर्ष 1997 में की गई, जो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम, याद रखिएगा, नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता के मानकों के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षाकृत एजेंसी भी के रूप में कार्य करती है। देखिए वैश्विक जो भ्रष्टाचार है कहीं न कहीं मादक पदार्थों के संदर्भ में स्पष्ट होता है। ड्रग्स है, माफिया वर्ल्ड में बहुत ही एक्टिव होते हैं और वो किसी न किसी रूप से देश के सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसी के लिए यह संस्था के रूप में इसका संयुक्त राष्ट्र इसे अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करने के दायित्व दिया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP प्रोग्राम है, उसके तहत UNODC जो उपरोक्त मादक पदार्थों से संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर विश्व में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु मिलकर कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण है, UNDP के संदर्भ में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड बार बार आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछता है, इसके रिपोर्ट को पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल जो है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, याद रखिएगा, गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक को निर्धारित करते हैं, जारी करता है। यह संस्था कई रिपोर्टों को प्रकाशित करता है, जैसे विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार में स्थित मूल्यांकन होता है। इस संगठन द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक या करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है CPI वो जारी किया जाता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी किया जाता है। रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक जो पेयर इंडेक्स है ब्रिग्स पेयर इंडेक्स जो है ये भी प्रकाशित करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपको सूचकांक जारी करता, और तीनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी इससे रिलेटेड सूचकांक आएगा तो एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है, वो पीटी में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वैश्विक भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन नेटवर्क भी एक आयोजित किया जाता है। जो G20 जो सम्मेलन हुआ था, महत्वपूर्ण पहल के रूप में वैश्विक भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन नेटवर्क को मंजूरी दी गई थी, प्रदान की गई थी। तो देखिए इस रूप से भी काम करती है। भ्रष्टाचार केवल भारत की समस्या नहीं है, विश्व की भी समस्या, विश्व के देशों की भी समस्या है, इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह कवर करता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। देखिए साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कुछ रिपोर्ट आया, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है CPI ये आया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1993 में। तो ये आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसका सचिवालय कहाँ है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और 1995 में इसने पहली बार करप्शन परसेप्शन CPI इंडेक्स जारी किया था, और तब से यह सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के प्रमुख वैश्विक संकेतक बना हुआ है। इसके आधार पर किसी देश के यह जब रिपोर्ट आता है तो ध्यान रखिएगा IMF, वर्ल्ड बैंक और जो भी वैश्विक आर्थिक संगठन है जो देश को मदद करती है, इस रिपोर्ट को बहुत ही बारीकी से देखती है। और उस देश, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या किसी प्रकार के इस प्रकार देश जिसे आर्थिक अनुदान देना है देश को और इन संस्थाओं के द्वारा, तो इस रिपोर्ट पर विचार करती है और इसके आधार पर उसका निर्धारण भी करती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इस सूचकांक में क्या होता है, विश्व के अधिकांश देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर का पहचान की जाती है। इसके तहत वर्तमान में 180 देशों की रैंकिंग की गई है। वर्तमान जो 2022 का इंडेक्स है उसमें 180 देशों का रैंकिंग किया गया, जिसमें भारत बहुत कम है। भारत 85वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, 180 के श्रेणी में, जो कि गत वर्ष जो था 86 में 2021 में 86 रैंक पर भारत था। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जो शीर्ष स्थान पर है, जहां पर भ्रष्टाचार के स्तर बहुत कम है। नोट याद रखिएगा, 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर जब आएगा यह टॉपिक चर्चा में रहेगा, तो आप लोग जरूर से कवर करिएगा। हम तो रहेंगे ही, साथ ही साथ और भी न्यूज़ से कवर करना है। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह GS4 और GS2 के दोनों पार्ट में आपको पूछ सकता है, एथिक्स में पूछ सकता है, इंटरव्यू में आपको लगातार ऐसे प्रश्न बनते हैं। अमूमन अगर 10 व्यक्तियों का इंटरव्यू हो रहा है, लड़कों या लड़कियों का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें से मान के चलिए 4 से 6 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिससे भ्रष्टाचार से संबंधित टॉपिक से पूछेगा प्रश्न। वो भ्रष्टाचार के कोई भी आयाम हो सकता है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी में भ्रष्ट आचरण अमूमन बहुत देखा जाता है, और यह कायास सभी जगह, सभी लोगों को, सभी स्तरों पर जो अधिकारी हैं उनको पता है। इससे संबंधित आपसे कुछ आंकड़े पूछे जा सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, आपके पास अधिकार क्या है, सभी पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। इसलिए आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर उभरेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
देखिए यहाँ पर जीएस पेपर 3 जो है सुरक्षा प्रौद्योगिकी है या तो रक्षा प्रौद्योगिकी, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक को उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर एक न्यूज़ आया है और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उससे रिलेटेड या भारत में निर्यात प्रोत्साहन नीति है उसके संदर्भ में भी यह बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाता है। तो मिराज, जगुआर और MiG-29 जो है की जगह लेगी स्वदेशी LCA लाइट जो हल्का लड़ाकू विमान है, कॉम्पैक्ट है, मार्क 2 लेगा उसका स्थान। तो इसके संदर्भ में कुछ अपडेट हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्वदेशी लड़ाकू विमान को बढ़ावा देने के लिए जो सुरक्षा मामलों कैबिनेट समिति है CCS ने बुधवार को, अर्थात कल ही बुधवार को, हल्का लड़ाकू विमान मार्क 2 विकास को मंजूरी दी है और जो वायुसेना मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 की जगह लेगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका विकास 2027 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि 2026 तक लक्ष्य रखा गया, इसमें 2027 बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो नीतियां हैं परिवर्तित होती है। साथ में आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें 5वीं पीढ़ी की आधुनिक माध्यम की लड़ाकू विमान परियोजना के विकास में मदद मिलेगी। तो 5वीं पीढ़ी के विमान होगा यह। और देखिए ध्यान रखने की बात यहाँ एक और है कि DRDO का मानना है कि वैमानिक और क्षमताओं के मामले में यह विमान राफेल श्रेणी का होगा। इसका वजन कम हो, हालांकि इसका वजन कम होगा, लाइट वेट होगा, पर राफेल श्रेणी का होगा। तो ये सब आपको की पॉइंट है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं, पर हम लोग इससे संबंधित की नोट्स को देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सुरक्षा मामलों की समिति क्या है। देखिए इसका जब भी कोई समिति बनती है उसका नई सरकार बनने के बाद पुनर्गठन होता है। इस समिति में देखिए सुरक्षा मामलों की समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री, विदेश मंत्री S जयशंकर और निर्मला सीतारमण, सभी लोग इसमें शामिल। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो अर्थ से संबंधित है, विदेश से संबंधित जो मंत्री हैं, आपको इसमें शामिल होते हैं। और यह जब नई सरकार बनती है पुनर्गठन इस समिति का होता है। तो नेक्स्ट हम लोग ध्यान यहाँ याद रखना आपको कि समिति जो होगी यह क्या करेगी, सुरक्षा विदेशी मामलों से संबंधित मुद्दों को देखती है। और भी कैबिनेट मंत्री का समिति होता है, जैसे आपको आर्थिक मामले का समिति बनता है, इसी प्रकार बहुत से मामले विदेश मंत्री का समितियां बनती है। तो ये आपको रिलेटेड जो भी समितियां होगी उस पर हम लोग चर्चा कभी और विशेष करेंगे। आज हम लोग आर्थिक मामलों के संदर्भ में जो चीज़ें थी उसको स्पष्ट करते हैं और साथ ही साथ हल्का लड़ाकू विमान जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। सरकार की योजना क्या है, तो सरकार क्या चाहती है, वर्ष 2026 तक इस योजना की बात की जा रही है। इसका लक्ष्य है 2027 तक पूर्ति कर देना, पर 2026 तक सरकार सेना के पास 3 नए युद्धक विमान फाइटर जेट्स होंगे, जिनमें 2 वायुसेना को और 1 नौसेना को शामिल किया जाएगा। इसमें जो होगा वायुसेना के नए LAC Mach 2 संस्करण जो आज दिया जाएगा, LAC Mach 2, उसकी बात की जा रही है जो चर्चा में है। और AMCA उन्नत मध्यम युद्धक विमान जो विक्रमादित्य में आपको INS विक्रमादित्य है उसमें शामिल करने के लिए यह AMCA का सरकार लक्ष्य रखी है। और नौसेना को TADBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर युद्धक विमान भी शामिल करने का लक्ष्य रखा है इस हल्के लड़ाकू विमान नीति के तहत। तो 3 आप देख सकते हैं, LAC के AMCA और TEDBF, तो इसको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। इससे पूर्व सुरक्षा मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के युद्धक विमानों जो MK-1A और MK-1 संस्करण है, यहाँ मार्क 2 है, यहाँ 1 का संस्करण अधिकृत है। तो 48,000 करोड़ रुपये के लिए समझौता सहमति प्रदान कर चुका है पहले भी। अब हम लोग बात करेंगे LCA Mach 2 के बारे में, वो क्या होता है, वो किस रूप से कार्य करता है। तो 1980 के दशक में ही हल्के युद्धक विमान कार्यक्रम को भारत में पुराने हो चुके MiG-21 को लड़ाकू विमानों बदलने के लिए शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब से, 1980 के दशक से ही। और MiG-20 जो है
जो MiG-21 लड़ाकू विमानों को स्थान के लिए लिया जाएगा। यह 4.5 पीढ़ी का, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 5 पीढ़ी की चर्चा की जा रही है जो राफेल के संदर्भ में होगा। यह 4.5 पीढ़ी के विमान है जिसका उपयोग वायुसेना द्वारा किया जाएगा। जो मैक 2 है 4.5 पीढ़ी का होगा। यह युद्धक विमान श्रेणी में शामिल मिराज 2000 जो MiG-20 जिस शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापित करेगा, उसके स्थान लेगा। साथ में हल्के युद्धक विमान जो होगा, जो हल्के LAC के पहले विकसित तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। पहले से ही विकसित जो तकनीक है उसको डेवलप किया जाएगा। इसमें एक बड़ा इंजन लगा जो 6.5 टन पेलोड को ले जाने में क्षमता होगा, अर्थात 6.5 टन का इसमें पेलोड शामिल किया जा सकता है, उसके अस्त्र शस्त्र को रखा जा सकता है। उत्पादन कब तक होगा? इस योजना को लागू वर्ष 2022 से किया जाना है या कर दिया गया अब, और 2023 में MiG-20 की पहली उड़ान और 2026 तक MiG-22 का संस्करण का उत्पादन करना शामिल है, जिसका लक्ष्य 2027 तक रखा गया। ध्यान रखिएगा, हार्डली 2026 तक तो रखा ही, 27 तक पूर्ति कर देना नए अपडेट के साथ। ये मैं जब यह नीति आई थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वर्ष 2023 में आपको 2 की पहली उड़ान प्रक्षेपित हो जाएगी और शामिल उत्पादन करना शुरू हो जाएगा। उन्नत मध्यम उद्योग विमान जो AMCA है, यह 5वीं पीढ़ी की विमान होगी। देखिए, जो मार्क 1-2 होगा वो 4.5 होगा, और जो युद्धक AMCA जो होगा, इससे रिलेटेड आपको मैंने पिक्चर स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हूँ, उससे देख लीजिएगा आप लोग। यह 5वीं पीढ़ी का विमान हो जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। यह स्टील्थ विमान होगा जो हल्के युद्ध विमान विपरीत स्टील्थ तकनीक पर आधारित होगा और अधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला विमान होगा। लोड लडार क्रॉस सेक्शन, अर्थात जो क्रॉस सेक्शन प्राप्त करने इसका आकार अद्वितीय है। देखिए, यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि लो लडार क्रॉस सेक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है, अर्थात न्यूनतम दूरी तक मेंटेन करना, जिसमें रडार के सिग्नलों से बच जाना। यह ज़मीन का हाइट ये है, मान के चलिए, इतने न्यूनतम दूरी को तय करना जिसमें रडार, जिसमें विमानों का पता लगाया जाता है, उसकी सीमा से नीचे आपको उड़ान भरना। तो इसमें आपको यह कॉन्सेप्ट इसमें लेकर आया है, और यह काफ़ी हद तक सेना को मजबूत करेगी, वायुसेना को। देखिए, यह युद्धक विमान आंतरिक हथियारों से सुरक्षित होगी। आंतरिक हथियार इसमें रखा जा सकता है, स्वदेशी हथियार रखा जा सकता है। साथ ही साथ बाहरी हथियारों को हटाने के बाद इसमें लगे आंतरिक हथियार महत्वपूर्ण अभियानों को पूर्ण करने में क्षमता। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के हथियार इस विमान में होंगे। एक तो बाहर से जो विंग में रहते हैं, सारे हथियार लगे रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसा कि विंग में लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं जैसा कि विंग में लगा हुआ है हथियार। और एक इसके अंदर कॉम्पैक्ट में जो इसके इंजन के जो अंदर होगा स्पेस जो होता है, उसमें भी हथियार जगह जगह रखा जा सकता है। और जब ये हथियार समाप्त हो जाए, बाहरी विंग वाला हथियार जब छोड़ दिया जाता है युद्ध में, उसके बाद यह हथियार आकर ऑटोमेटिक इसमें शिफ्ट हो जाएगा, लग जाएगा, और यह अपने उद्देश्य को पूर्ति करेगा। तो यह नए तरीके का वर्जन होगा और यह बहुत ही बेहतर तरीके से अपने अंजाम दे सकेगा। देखिए, ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान जो होगा TEDBF, यह युद्धक विमान का निर्माण नौसेना के लिए किया जा रहा है और नौसेना MiG-29K का स्थान लेगा। याद रखिएगा, नौसेना के MiG की बात की जा रही है, वो नौसेना MiG-20K का स्थान लेगा जो नौसेना में अधिकृत है। यह भारत का प्रथम ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट होगा जो वाहक आधारित अभियानों के लिए समर्पित होगा। वाहक अभियान जिसमें 2 इंजन लगे होंगे एयरक्राफ्ट में। इसमें INS विक्रमादित्य, याद रखिएगा INS विक्रमादित्य, और आगामी स्वदेशी विमान वाहक पोतों के लिए संचालित करना संभव। जो इसके बाद जो भी आगामी स्वदेशी विमान होंगे उसके लिए विक्रांत जैसे हो सकता है, स्वदेशी वाहन है। उसके बाद और भी इसके जब भी INS आएंगे डेवलप होके, उसमें यह संचालित हो सकता है। अब नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा, यह तो हो गया कि MiG-29 के जगह पर LAC मार्क 2 और भी जो उन्नत किस्म के प्रौद्योगिकी को शामिल करने। अब देखिए, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 याद रखिएगा आप लोग को। ये आने वाले 2 से 4 वर्ष तक चर्चा में रहेगा जरूर, क्योंकि जब तक इसकी नीति पूर्ति नहीं हुई होती, इसमें संशोधन नहीं हो जाता, यह चर्चा में बना रहेगा।
तो जो DPEPP जो योजना है, आत्मनिर्भरता निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पाद को क्षमताओं को एक केंद्रित, संरक्षित और महत्वपूर्ण रूप से बल प्रदान करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया गया है। एक टारगेट फिक्स किया गया है कि हमें क्या निर्यात करना है, क्या निर्यात नहीं करना है, स्वदेशी हथियारों को विकसित किस रूप से करना है, इसमें आत्मनिर्भरता हमको कब तक बनना से संबंधित जो दस्तावेज है, नीति है, वही रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति है। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में दिशा में बहुयानिक कदम कौन कौन से हैं उठाए गए हैं। जैसे निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए फोकस के साथ प्रगतिशील परिवर्तन किया जाएगा। इसमें धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट में डेवलप किया जा रहा है। DPP 2016 भारतीय IDDM जो स्वदेश रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित नामक एक नई श्रेणी के साथ सामने आया है, जिसमें इसका सहयोग लिया जा रहा है। तो यह बहुत ही आत्मनिर्भरता के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है, अधिक नोट याद रखिएगा, अधिक कोई भारतीय कंपनी IDDM के विकल्प चुनती, RNDM जो विकल्प चुनती है तो उन्हें अन्य श्रेणियों में वरीयता देगी, अर्थात RN, देखिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में बात की जाती है, R&D। एक सेकेंड नीचे आ जाने दीजिए, इशू हो जाता है कभी कभी। RDDM जो है रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में जो अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब रक्षा, भारत का रक्षा निर्यात भी आप लोग जान लीजिए। रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने रक्षा निर्यात सरकारों के अभियान प्रमुख स्तंभ है, जिसमें 30 से अधिक देशों में भारतीय कंपनियों ने रक्षा समझौता किया, जिसमें इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन जैसे देशों हथियार उपकरणों को निर्यात किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 30 से अधिक देशों को भारत लगातार निर्यात कर रहा है। और हाल ही में देखिएगा जो हम लोग का क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस, उसका भी आपको विभिन्न देशों के साथ हाल में समझौते हुए हैं। तो यह सब रक्षा उत्पादन नीति जो है, संवर्धन नीति 2020 के तहत ही किया गया है। निर्यात को व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, इंजीनियरिंग, यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट और रेडियो सिस्टम और रडार सिस्टम भी इसमें शामिल किया गया। जो निर्यात में जो पार्ट शामिल है, रक्षा के पार्ट जो शामिल है, वो जो निर्यात किए जाएंगे विभिन्न देशों को, इन सब से रिलेटेड जो गुड्स होगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत सुरक्षा की सामग्री भी दी जाएगी, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण होगा, गश्ती के जहाज भी होंगे, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया जाता है। एवियोनिक्स सूट जो सेनाओं में पहने जाते हैं, जवानों में जो उन्नत किस्म के होते हैं, जो अमेरिका की एजेंसियां पहनती हैं, सुरक्षा एजेंसियां, रेडियो सिस्टम, रडार सिस्टम, सभी को इस नीति के तहत इन देशों को दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यह टॉपिक है रक्षा के संदर्भ में। तो पेपर 3 में आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए, एक और भी सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, उसके द्वारा एक टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी, तीखी टिप्पणी की गई है कि केरल में वैवाहिक संबंध इस्तेमाल करो फेंको की संस्कृति से प्रेरित हो रही है। जो लिव इन रिलेशनशिप कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले बहुत ही चर्चा में रहा था। लोगों के वैचारिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों की मानववादी स्वतंत्रता, महिलाओं की सशक्तिकरण के संदर्भ में यह कॉन्सेप्ट लेकर आता था। लिव इन रिलेशनशिप पर उस पर सवालिया निशान अब उभर कर सामने आ रहे हैं। उसके दुष्परिणाम लगातार अब देखने को मिल रहे हैं हर स्टेट में। तो इसके संदर्भ में केरल राज्य आपको कुछ तल्ख टिप्पणी करता है। यह एथिक्स के पेपर में आपको प्रश्न पूछ सकता है, और पॉलिटी के पार्ट में आपको जब न्यायिक न्यायाधिकरण है उससे संबंधित न्यायिक जो निर्णय है उसके संदर्भ में भी यह प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए मुद्दे को हम लोग देख लेते हैं, उस पर हम लोग टीका टिप्पणी कुछ कर लेंगे, जो चीज़ें संभावी है। कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया है तो ध्यान रखिएगा, आप लोग उसे याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से उसी अनुसार पूछा जा सकता है। यहाँ पर वैवाहिक संबंध इस्तेमाल करो फेंक दो कि उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित हो रही है हमारी जो भारतीय संस्कृति है,
और लिव इन रिलेशनशिप और स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते तलाक लेने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो यह आप लोगों को प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। हाल में बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिला होगा। लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट सभी लोग लगभग लोग जानते हैं। एक साथ शादी के जो बंधन होते हैं उससे पूर्व एक साथ रहने की प्रवृत्ति, एक साथ रहने और एक दूसरे को जानने की जो प्रवृत्ति होती है वही लिव इन रिलेशनशिप मानी जाती है। और इसे न्यायालय द्वारा भी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्रदान किया गया है, पर उसके डीमेरिट्स अब देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस जो हैं उनकी पीठ ने केरल के जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा कहा गया कि अब युवा पीढ़ी वाइफ पत्नी शब्द को वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर, सदा के लिए साझेदारी वाला निवेश की पुरानी अवधारणा के बजाय वरी इनवाइटेड फॉर एवर, हमेशा के लिए आमंत्रित चिंता के रूप में परिभाषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हम लोग सुनते हैं सभी के मुंह से शादी करके फंस गए बेचारा, तो बेचारा वाला जो चिंता है, चिंता का विकल्प वही समझ रहा है अब का युवा वर्ग। और देखिए केवल वाइफ के ही संदर्भ में यह नहीं मामला है, हालांकि एक तरफा यह हो सकता है, यह पति के मामले में भी देखने को मिल रहा है। पत्नियां भी यह बात अब बोलती है कि इस प्रकार के जो साझेदारी है निवेश नहीं है बल्कि चिंता, आमंत्रित चिंता है। और जब से इन सब चीज़ उभर कर सामने आए हैं, वो देखिए मैं किसी महिला सशक्तिकरण का विरोध नहीं करता हूँ, किसी महिला के उन्नतिकरण के जो हो रहा है देश में, समाज में, राज्यों में, उसके विरोध में ये बात नहीं बोल रहा। यह कॉमन कॉन्सेप्ट है, दोनों पक्ष इसमें, युवा वर्ग दोनों पक्ष का बराबर हिस्सेदारी है। और जो कॉन्सेप्ट जो सामाजिक प्रवृत्तियों में बना चला आ रहा है पुरानी सनातन धर्म से, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। हम आधुनिकतावाद के संदर्भ में किसी पुरुष एकल परिवार में रहना पसंद करता है, महिला भी एकल परिवार में रहना पसंद करती है, हम सामाजिक दायित्व से दूर होना चाहते हैं, तो जाकर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आता है जो अमूमन पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है। पश्चिमी सभ्यता में एकल परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एकल परिवार पति पत्नी के बीच होता है, एक साझेदार के रूप में होते हैं लोग वहाँ पर। और जब भी अगर ऐसा डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच, तो उस डिस्प्यूट को संभालने के लिए सामाजिक संस्थाएं कार्य नहीं करती। सामाजिक संस्थाएं कहने का मतलब उनके परिवार उसमें काम नहीं कर पाते हैं बृहद रूप से। अगर जो व्यक्ति हमेशा परिवार के साथ नहीं रह रहा है तो विपत्ति के समय परिवार उसका साथ कैसे दे सकती है, सोच के देखिए। तो वही कॉन्सेप्ट भारत में भी लगातार विकृत हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। और जो कॉन्सेप्ट पश्चिमी सभ्यता में है, तलाक लेने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही, इसी के लिए समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण जो ये केस गया था उसमें समझ सकते हैं। उदाहरण के संदर्भ में देखिए 9 साल का वैवाहिक संबंध था जिसमें किसी अन्य महिला के साथ कथित प्रेम संबंधों के कारण अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ते हुए, ध्यान देखिए यह कितना बृहद स्तर पर डीमेरिट्स देखा जा सकता है परिवार और विवाह के संदर्भ में, कि पत्नी है, उसकी 3 बेटियां हैं, फिर भी वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करता है और वैवाहिक संबंध इसी याचिका को खारिज करते हुए स्वार्थ के कारण विवाहेतर संबंध के लिए यहाँ तक अपने बच्चों को भी परवाह किए बिना वैवाहिक बंधन तोड़ना चाहता मौजूद चलन। यह देखिए प्रवृत्ति कहाँ है, यह प्रवृत्ति पश्चिमी देशों अर्थात जिसे हम मॉडर्न कल्चर कहते हैं वहाँ पर है, जहाँ पर अगर आपको अपने विवाहेतर संबंध जो अभी वर्तमान में है अगर उसके अतिरिक्त भी कहीं लगता है आपका इमोशन फील हो रहा है तो वर्तमान को तलाक देकर उसके साथ आप जा सकते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर यह कहीं ना कहीं यह कॉन्सेप्ट लेकर आया, उसमें यह भी एक मुद्दा है कि लिव इन रिलेशनशिप। इसके साथ साथ इन्होंने कहा भी है केरल हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय केरल हाई कोर्ट के द्वारा, कि सामाजिक जीवन की शांति और निसंदेह प्रतिकूल असर पड़ेगा और इससे समाज का विकास रुक जाएगा। पीठ ने कहा कि प्राचीन काल से विवाह को ऐसा संस्कार माना जाता जिसे पवित्र समझा जाता, यह मजबूत समाज की नींव है के तौर पर देखा जाता है, इसे किसी भी स्तर पर छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जो तल्ख टिप्पणी है केरल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो यह आप लोग को रखना है याद। केस स्टडी के रूप में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अध्ययन अध्यापन में।
अपने आंसर राइटिंग में। और जब भी विवाह से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, लिव इन रिलेशन से संबंधित पूछे, तो उसके ड्रॉबैक को आपको यहाँ से आप इस स्टडी को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र सर्किल में शेयर कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप लोग हमारा सपोर्ट बनाएं, जल्द से जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम लोग अगला अचीव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए बहुत से न्यूज़ ऐसे हैं जो आप लोगों को कवर करना है, पर एग्ज़ाम ओरिएंट देखिए आपको चीज़ें हैं। आज पॉलिटिक्स से भरा पड़ा है, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं किए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंट है। देखिए एक बांग्लादेश में चल रहा है लव जिहाद का षड्यंत्र। इसमें जो झारखंड राज्य है दुमका, वहाँ से चीज़ें मॉडरेट हो रहा है, तो इसके संबंध में कुछ चीज़ें बनी है, तो आप लोग अपडेट हुआ है। तो लव जिहाद के संदर्भ में आप लोग इसे देख लीजिएगा, केस स्टडी के तौर में कहीं भी पूछे अगर तो इसे आप लोग शामिल कर सकते हैं। एक्चुअली लव जिहाद यह होता है कि कोई खास धर्म, कोई खास विपरीत धर्म वाले के साथ विवाह संबंध स्थापित कर उसे अपने धर्म के प्रति मॉडरेट करना, परिवर्तित करना, उसे लव जिहाद कहा जाता है। अमूमन यह मुसलमान और हिंदुओं के संदर्भ में या ईसाइयों के संदर्भ में यूज़ होता है। तो इसके संदर्भ में आप लोग देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को देखिए। मैं एक न्यूट्रल एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों को ये बात करने, आपको समस्या के जड़ तक को समझना है। जिसे राजनीतिक रंग या धार्मिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खास धर्म इससे रिलेटेड है तो आप इनको केवल टॉपिक के आधार पर ही समझे कि क्या ये डिमेरिट्स है या नहीं। आपसे अगर प्रश्न यूपीएससी पूछेगा तो आप उसके उत्तर में कितने जस्टिफाई रूप से आंसर को लिखते हैं और उस मुद्दे को कितने रूप से उसके साथ न्याय करती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसके संदर्भ में चीज़ों को समझिएगा। और देखिए मैंने कुछ आपको हाल में ट्वीट दिखाया था कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ट्वीट किया था झारखंड में जो मामला हुआ था उससे संबंधित। जो अंकिता जी जो दुमका की बेटी थी, उनका शाहरुख हुसैन नामक व्यक्ति ने जो पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया, उसके संदर्भ में देखिए जो मैंने बात बोली थी वो ट्वीट मैं आप लोग को सेंड करूंगा। देखिएगा यही जब तक नहीं होगा ऐसे लोग, देखिए नियम कानून बहुत बना हुआ है, उस पर कानून कार्य भी कर रहा है, पर ऐसे नज़ीर कभी पेश नहीं हो रहा है जहां पर इस प्रकार के व्यक्तियों को यह डर लगे कि मैं अगर ऐसा काम करता हूं तो मुझे सामाजिक रूप से हमारे घर वाले बहिष्कृत करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे सोसाइटी में रहने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना सोसाइटी के जीवन जी नहीं सकता है। वो किसी न किसी रूप से सोसाइटी से जुड़ा होगा। वो अगर मान लीजिए दुमका में वह सोसाइटी में है, अगर वो दुमका से बाहर भी जाता है, कहीं भी जाता है, XYZ कहीं भी जाता है, उसे उस सोसाइटी में रहने की ज़रूरत होगी हमारे समाज के आसपास लोगों से मिलकर। तो उसका बहिष्कार जब तक हर जगह नहीं होगा तो इस प्रकार से लोग समझेंगे नहीं इन मामलों की संदिग्धता को। तो देखिए यहाँ पर जो दुमका के लोग हैं वो इसका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं और इसके लिए पंचायत बुलाया है। बहुत ही बेहद अच्छा कदम है। उस दुमका के जो लोग हैं उस संबंधित क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो पंचायत बुलाकर इस व्यक्ति विशेष को, दोनों जो व्यक्ति हुसैन और नईम है, उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। यह एक नज़ीर पेश करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, रोड मैप तय करेगा इन सब मामलों के लिए कि कोई व्यक्ति अगर ये लगातार प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जहाँ भी ऐसे मामले उभरेंगे। देखिए समाज, हम जैसा सुरक्षित समाज चाहते हैं जिसकी कल्पना करते हैं 0% क्राइम फ्री, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे मामले बार बार उभरेंगे और इसको कम जरूर किया जा सकता है, जैसे हत्या हो, बलात्कार हो मामले, या तो किसी प्रकार के क्राइम के मामले हो जो सामूहिक रूप से होते हैं, उसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते। ना कोई संस्था, कोई विश्व की कोई ऐसी संस्था कर सकती है, पर उसे कम करने की प्रवृत्ति जरूर अपनाई जा सकती है। तो उसी में यह एक कदम है, नज़ीर किया जा सकता है। यह प्रवृत्ति हर स्टेट में बढ़ेगी, हर राज्य, हर क्षेत्र कस्बे में बढ़ेगी, तो लोग सजग होंगे, लोग इस संजीत को समझेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे कि अगर इस प्रकार के काम होता है तो मैं हर तरीके से सामाजिक बहिष्कार के रूप में, सामाजिक बहिष्कार का जो
दंड से वो झेलना पड़ेगा और मैं एकांत रूप से जीवन यापन करूँगा और मैं समाज के लिए कुछ विशेष रूप से नहीं कर सकूँगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह काम करने की ज़रूरत है सरकार को और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो आप लोग इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं इस प्रकार के मामलों में। और निर्भया कांड के बाद, निर्भया जो हत्याकांड हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उसके बाद बहुत सशक्त कानून बनाया गया है, फिर भी वो ठोस प्रभाव नहीं दे पा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है, हम सामाजिक बहिष्कार नहीं कर पा रहे, प्रशासनिक बहिष्कार नहीं कर पा रहे, राजनीतिक बहिष्कार नहीं कर पा रहे, और जो हम इस प्रकार की प्रवृत्ति को हर स्तर पर उसका विरोध नहीं कर रहे। इसका महत्वपूर्ण कारक है, आप इसे समझिएगा। उस ट्वीट को देखिएगा जो मैंने ट्वीट किया, कहीं न कहीं उसी दिशा में है। धीरे धीरे लोग, आप लोग समझिए, सभी लोग, कोई भी देखिए, शाहरुख या हुसैन या XYZ कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे संबंधित रिलेटेड परिवार के लोग उसका जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति विशेष या आने वाले जो व्यक्ति विशेष है उसके लिए यह नज़ीर पेश नहीं होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। इस प्रकार के आंसर राइटिंग आप लोग कीजिएगा। आंसर देखिए, व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा व्यवहार अगर आप लोग करते हैं, व्यवहारिक पक्ष को लिखते हैं, तो आपका आंसर जो इम्प्रूवमेंट है वो बेहतर होगा। आंसर में मार्किंग बेहतर तरीके से आएगा। केवल किताबी ज्ञान को अगर लिख देते हैं तो आपको औसत नंबर मिलेगा। आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो औसत नंबर के साथ पास करते हैं, पर जो टॉपर होते हैं, याद रखिएगा, वो अपने आंसर राइटिंग में केस स्टडी अर्थात व्यवहारिक पक्षों को, व्यवहारिक पहलुओं को ज़्यादा लिखते हैं। इसके संदर्भ में आप लोग चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ और एक आया है, आपको 200 से 400 रुपये मिलेगी गर्भाशय कैंसर की वैक्सीन। इससे रिलेटेड आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है। तो गर्भाशय कैंसर क्या होता है, इसके प्रभाव क्या है, भारत में कितने प्रभावित व्यक्ति हैं, इससे महिला हैं, और इस पर सरकार क्या करे, सभी इस पर न्यूज़ कवर किया गया है। उस न्यूज़ को देख सकते हैं और देखिए यहाँ पर जो अपडेट हुआ उससे वहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। जैसे गर्भाशय कैंसर की रोकथाम के लिए देश की पहली स्वदेशी विकसित क्लाइडिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो HPV है नाम दिया गया है, वैक्सीन अगले कुछ महीने में मिल जाएगी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए फिर एक कोविड के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किया, यह जो निजी संगठन है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा। और इसके CEO जो आदर पूर्णिवाला है, इनका कल जो था आपको इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई है। और वहाँ पर देखिए हमारे जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे जितेंद्र सिंह, वो भी शामिल थे। और वैज्ञानिक पूर्णता इसको डेवलप कर लिया गया, अर्थात इससे संबंधित जो अनुसंधान विकास गतिविधि पूरी हो चुकी। अब केवल वैक्सीन के उत्पादन, लोगों तक पहुंच को स्थापित करने का कदम बच गया है। यह सीरम या स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। इसे नाम दिया गया है सर्ववैक, याद रखिएगा सर्ववैक। सर्ववैक किससे संबंधित है, आपको जो कैंसर है, गर्भाशय कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उससे संबंधित है। इसी के लिए इसका नाम सर्ववैक रखा गया है। अब बाद में, पहले तो ये सरकारी चैनल अर्थात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विस्तृत की जाएगी, उसके बाद निजी क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गर्भाशय कैंसर से संबंधित पहला स्वदेशी जो वैक्सीन कौन सा है, तो सर्ववैक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ से PT ओरिएंट आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए नीचे है एक्टोरियल में, देखिए आप नीचे यहाँ पढ़िएगा, इस पर फॉरेंसिक जांच पर हाल ही में एक न्यूज़ कवर किया गया था, उस न्यूज़ के साथ इसे ऐड कर लीजिएगा, जिसमें आपको भारतीय दंड संहिता जो IPC की धारा 1860 और CRPC 1973 और साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें संशोधन की बात की जा रही है। उसमें फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा महत्व देने की बात की जाए, तो उससे संबंधित बहुत ही बेहतर आर्टिकल आज आया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। सभी चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया गया है। जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस, अभियोजन, न्यायालय और जेल शामिल है, और केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं बल्कि समाज में शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अपराधों को नियंत्रित करने का भी प्रयास करती है यह न्यायिक व्यवस्था।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में तीनों खंड जो है आपराधिक न्याय प्रणाली को आधार देती है। और साथ ही साथ क्या करती है, फॉरेंसिक विज्ञान का अर्थ क्या किस संदर्भ में हम लोग लगाते हैं कि पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तकनीक और पद्धतियों का अनुप्रयोग होता है, जिसमें हम चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, डीएनए प्रोफाइलिंग, कंप्यूटर और अभियंत्रण आईटी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यही कहीं ना कहीं फिर उसके बाद देखिए कुछ मामलों की चर्चा इनके द्वारा की गई है जो आपको यह जानना चाहिए। बॉम्बे राज बनाम काठी कालू अघोड़ 1961 मामले में कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अंगूठे का निशान, नमूना हस्ताक्षर और रक्त, बाल, वीर्य, सीरम आदि देना अनुच्छेद 20(3) के अर्थ में साक्षी होने का अव्यय नहीं है। इसलिए अभिव्यक्ति को जांच और परीक्षण के प्रयोजन के लिए डीएनए जांच की आपत्ति करने कोई अधिकार नहीं है। अर्थात डीएनए प्रोफाइलिंग कर डीएनए जांच करने का अधिकार न्यायालय ने दिया था पुलिस को। तो यह नया अनुसंधान था, फॉरेंसिक जांच था। साथ ही साथ रामचंद्र रेड्डी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004 वाद में न्यायालय ने आईपीसी जो P300 तरंग है, जो हम लोग यूनिवर्सल तरंग के रूप में इसे जानते हैं, P300 तरंगों के विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंटिंग, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट, नार्को विश्लेषण, नार्को जो टेस्ट होता है उसका उपयोग करने की वैध कहा था। तो यह सब मामले आप लोग याद रखिएगा, ये सब मामले आप लोग को लिखने होते हैं। जब भी फॉरेंसिक के जांच के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन उभरेगा तो आपको इन सब मामलों को याद रखना है। तो इस आर्टिकल को आज जरूर पढ़िएगा, तो आपको बहुत ही उन्नत आंसर लिखने में मदद करेगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग कवर करते चल रहे होंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है तो ग्रुप में आप लोग, टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस टेलीग्राम चैनल, उसमें आप लोग लिख सकते हैं या तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसे कीजिएगा। देखिए 2 पीटी न्यूज़ है, स्वेज नहर में पुनः फंस गया एक जहाज। पिछला बार जो फंसा था तो उससे प्रश्न उभरा था, पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में पीटी रिलेटेड। यहाँ पर पुनः एक बार स्वेज नहर में फंसा है तो इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या आपको सिंगापुर की जहाज़ है इफिनिटी जो वी है, इफिनिटी वी, वो फंसा है तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न किसका जहाज़ था। साथ ही साथ श्रीलंका को $2.9 अरब का वेल आउट पैकेज देगा IMF। तो यह आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न किया जा सकता है पीटी में। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है उसका की नोट्स जरूर बनाइए आप लोग, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के समय आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी हो। और धैर्य के साथ तैयारी करते रहिए, आपका सफलता जरूर आपके पास होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।